बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर नंबर 9 के साथ मैं हाज़िर हूँ। थोड़ा सा देखते हैं लेक्चर नंबर 8 को कि लेक्चर नंबर 8 में हमने क्या किया था। तो सिंपल हम अगर देखें तो हम लेक्चर नंबर 8 में हमने डेरिवेटिव की टेक्निक्स पढ़ी थी कि हम मुख्तलिफ रूल्स देखे थे कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब उसी से आगे चलते हैं, ये भी इसकी डेरिवेटिव की जो आएगा भी वो टेक्निक्स में ही कह सकते हैं, इसे कहते हैं चेन रूल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चेन रूल से। चेन रूल को यूज़ करते हुए डेरिवेटिव फाइंड करना। चेन रूल को डिफाइन करने से पहले हम कंसिडर करते हैं एक एग्जांपल के तौर पर, लेट्स से डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू द पावर 100। इसका x के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड करना है। देखें इसकी पावर 100 है। एक तो ये है कि अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 100 टाइम इसको ओपन करें तो ये बहुत मुश्किल काम है। इसको ओपन करके तो ये टर्म्स कितनी बनेगी, ये बेशुमार टर्म बनेगी बहुत सारी, और उसको आप पहले तो ओपन करना ही मुश्किल है कि डेरिवेटिव लेना। जैसे हम a प्लस बी और स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर ओपन होता है तो वो टर्म आ जाती हैं, तो वो स्क्वायर वाली हो या क्यूब इसकी पावर हो वो तो आसान हो जाती है, लेकिन हायर पावर्स बन जाए तो फिर उसको ओपन करना मुश्किल काम है। तो उसके लिए हम नई जो टेक्निक है ये चेन रूल, वो इसको यूज़ करेंगे। अब देखते हैं कि चेन रूल को कैसे यूज़ करते हैं। हम सपोज़ करें कि ये जो इनसाइड है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको एक नया फंक्शन, एक नया डिपेंडेंट वेरिएबल दे देंगे। हम लेट करते हैं कि y इज़ टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 100 एंड u इज़ टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब u जो है वो x का फंक्शन हो गया, ठीक है, और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसकी जगह u पुट करेंगे तो y किसका फंक्शन बन गया, u का बनेगा। फिर तो y हमारे पास बन गया y इक्वल टू u की पावर 100, यानी y इज़ अ फंक्शन ऑफ u। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना बहुत आसान है। बताएंगे कौन सा रूल अप्लाई होगा, और से देखिए बहुत सिंपल, इस पे पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सही, पावर रूल अप्लाई करेंगे तो इसका जो डेरिवेटिव है y का विद रिस्पेक्ट टू u dy बाई डी यू इज इक्वल टू 100 u की पावर 99। पावर रूल क्या होता है, ये जो पावर होती है वो पहले आ जाती है और उस वेरिएबल की पावर एक कम हो जाती है, तो 100 की पावर 99 होगी। एंड अब इसका डेरिवेटिव u किसका फंक्शन है, x का, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया और 1 का डेरिवेटिव 0 है तो वो नहीं लिखेंगे। तो आप देखें x स्क्वायर के ऊपर भी कौन सा रूल अप्लाई हुआ, ये जो डेरिवेटिव है इसके ऊपर भी पावर रूल अप्लाई की है। अब ये जब दोनों डेरिवेटिव आ गए dy बाई डी यू और du बाई डी एक्स, अब इससे हम dy बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे, dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू मल्टीप्लाइड बाई du बाई डी एक्स। हमने रेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। ये कौन सा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों रेट को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास dy बाई डी एक्स आ गया। अब dy बाई डी यू की वैल्यू किसके इक्वल है, 100 u की पावर 99, वो यहाँ पुट कर दी, मल्टीप्लाइड बाई du बाई डी एक्स, ये किसके इक्वल है 2x यहाँ लिख दिया। अब u को रिप्लेस करें वापस, u किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1। u की वैल्यू यहाँ पुट की एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 100 एज इट इज लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 2x से। आप 2x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200x और मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमने फाइंड कर लिया dy बाई डी एक्स।
तो ये जो रूल है, जिस तरह हमने इसको ये अप्लाई की है, ये मेथड कहलाता है चेन रूल। y देखें, y को हमने दोबारा देख लें कि हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को u सपोज किया और y बन गया u का फंक्शन। y का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू u, तो हमारे पास आ गया 100 u पावर 99। u किसका फंक्शन है? x का। u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा du ओवर dx इज इक्वल टू 2x। फिर दोनों रेट्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास dy ओवर dx आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया जो हमें रिक्वायर्ड था। चेन रूल को डिफाइन कैसे करेंगे? इफ़ g इज़ डिफरेंशिएबल एट x एंड f इज़ डिफरेंशिएबल एट g ऑफ x, देन द कंपोजिशन f सर्कल g, ये f सर्कल g है, इज़ डिफरेंशिएबल एट x। मोर ओवर इफ y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x एंड u इज इक्वल टू g ऑफ x, देन वी कैन राइट y, gx की जगह हम u कर देंगे तो y क्या बनेगा? f ऑफ u, y u का फंक्शन बन गया। एंड ओके, dy बाई dx इसके इक्वल हो गया, dy बाई dx इक्वल टू dy ओवर du मल्टीप्लाइड बाई du बाई dx, रेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये चेन रूल की डेफिनेशन। अल्टरनेटिवली हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम अगर इसको f ऑफ g एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x ऑफ f ऑफ g एफ एक्स इज इक्वल टू, ये f ऑफ g एफ एक्स क्या होता है? f सर्कल g, यानी f सर्कल g प्राइम ऑफ x, इसका डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू f प्राइम इसका f का डेरिवेटिव, ये जो f है आउटसाइड फंक्शन एट g एफ एक्स, f का डेरिवेटिव एट g एफ एक्स, और फिर जो इनसाइड है g एफ एक्स उसका डेरिवेटिव लिखेंगे, साथ मल्टीप्लाई हो गए। तो अब देखें ये कौन सा, ये किस पे f प्राइम किस पे एवेल्यूएट हुआ? g एफ एक्स पे। तो डेरिवेटिव ऑफ ये जो बनेगा, ये पार्ट जो है ये डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन, और ये बनेगा डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन, दोनों सेपरेटली। आप इस तरह भी देख सकते हैं कि आप जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, आप पहले आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाई इनसाइड डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन। एग्जांपल देखते हैं। फाइंड dy बाई dx इफ y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x क्यूब। देखिए जी, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x क्यूब। सोचिए आप कि हम इसको u किस तरह का लें, क्यों हमने u खुद डिफाइन करना है यहाँ पे, ठीक है। u सोचें क्या होगा ताकि हमारे पास ये फंक्शन सिंपल बन जाए, डेरिवेटिव लेना आसान हो जाए। बताएंगे जी क्या होगा u, सब लोग लिखें और अब देखते हैं, लिख लें। हाँ जी, देखते हैं u क्या होगा। हाँ जी, अब देखते हैं कि u किसके इक्वल होगा। सारे अपना अपना चेक करेंगे किसने सही लिखा है। u इज इक्वल टू एक्स क्यूब, हाँ जी, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और फिर y किस फॉर्म का बनेगा? y इज इक्वल टू कॉस ऑफ u। अब y इज इक्वल टू कॉस ऑफ u, y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, और u जो ये फंक्शन है, ये u x का फंक्शन है। यहाँ पे u एक्चुअली डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम डेरिवेटिव जब लेते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से लेते हैं। तो आप इसका, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ u dy बाई du। हाँ जी, cos का डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ u, और u इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव u इज इक्वल टू एक्स क्यूब। कौन सा रूल लगेगा? हाँ जी, पावर रूल अप्लाई करें। पावर रूल अप्लाई करते हैं, क्या होता है कि 3 जो पावर है वो पहले आ जाएगी और वेरिएबल की एक पावर कम हो जाएगी, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा 3x स्क्वायर। हाँ जी, नेक्स्ट हमने
नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने रेट्स को मल्टीप्लाई करना है। रेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाइड बाई डी यू बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी यू की किसके इक्वल है, माइनस साइन यू, और डी यू बाई डी एक्स इसके इक्वल है 3x स्क्वायर। दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करें तो इसकी डी वाई बाई डी यू की वैल्यू माइनस साइन यू मल्टीप्लाइड बाई 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्चुअली डी यू बाई डी एक्स। अब वापस हमने रिप्लेस करना है u को रिप्लेस करना है x से जो हमने सपोज किया था। तो u किसके x क्यूब था, तो यहाँ x क्यूब रख देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, माइनस 3x स्क्वायर साइन ऑफ x क्यूब। ये था चेन रूल के लिहाज से डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू कॉज ऑफ x क्यूब। और एग्जांपल देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर, अब देखिए ये tan स्क्वायर जो है ये एक्चुअली इसका मतलब होता है कि tan ऑफ x होल स्क्वायर, इसका मतलब होल स्क्वायर। अब इसके ऊपर भी पावर रूल अप्लाई होगा। अब ये जो पावर रूल अप्लाई होगा तो इसका मतलब है कि ये जो है हम इसको देखें, हम दूसरे तरीके से करते हैं, जो हमने अल्टरनेट फॉर्म लिखी थी चेन रूल की, कि डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन, हम उस तरह से इसको देखते हैं, हम देखते हैं डेरिवेटिव को, ठीक है। हम इसको u किसी को नहीं ले रहे, डायरेक्ट उससे करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे पहले जो होगा, ये जो पावर है इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। तो पावर रूल जो होगा इसका मतलब है कि ये आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव, तो जो पावर रूल होगा तो 2 इससे पहले आ जाएगा और इसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो ये होगा 2 tan x। अब जो इनसाइड फंक्शन है tan x इनसाइड है, इसका डेरिवेटिव फिर आ जाएगा। ये जो डेरिवेटिव है ये डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन से है और ये डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन। अब tan x का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर x, तो 2 tan x सेकंड स्क्वायर x इसका कंप्लीट डेरिवेटिव बन गया। तो ये डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन और ये डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। स्क्वायर रूट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एक्चुअली पावर में लेंगे तो ये इसकी पावर 1/2 बनती है, उसको ऐसे ही लेके जाए 1/2। अब ये देखें, सबसे पहले क्या होगा, हमने ये जो है बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये ऊपर वाले एग्जांपल में की है, वहाँ पावर 2 थी, यहाँ पावर 1/2। तो पहले 1/2 इसके पावर रूल अप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन आ जाएगा, ये 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 1/2 -1 करेंगे तो ये इसकी पावर -1/2 रह जाएगी, इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव। इसको आप नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज लिखेंगे और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ये होगा, ये 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1/2 है, ये हम नीचे ले जाएंगे तो इसके रूट पॉजिटिव बन जाएगा इस तरह। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x आएगा और 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जाएगा x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। ये इसका कंप्लीट डेरिवेटिव बन गया। Okay, let's see some more examples. f of x is equal to 3x minus 5x square power 7। दूसरी एग्जांपल है f of t is equal to 5 over 7t minus 9 स्क्वायर। सोल्यूशन देखते हैं 1 by 1 इन एग्जांपल्स का। प्लीज़ आप सारे लोग इसको लिखें और साथ साथ स्टेप खुद लिखें। अब देखते हैं कि फिर से कंपेयर करें कि कितने लोगों को समझ आ रही है, कितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो आप देखें, पहला क्वेश्चन लिखें, जो f of x इज इक्वल टू 3x माइनस 5x स्क्वायर पावर 7। इसको देखें जी, आप किस तरह सॉल्व करेंगे। आप दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको किसी जो इनसाइड फंक्शन है, एक किसी u को सपोज कर लें,
और फिर जो है रेट्स जब मल्टीप्लाई करके तो हम ओरिजिनल डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, या फिर आप जो अल्टरनेट फॉर्म थी कि जिसमें डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन मेंशन किए थे वो अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी। तो देखेंगे आप, हम इसको यू करते हैं जी, u इज टू 3x माइनस 5x स्क्वायर, u इज 3x माइनस 5x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u du बाई dx इज इक्वल टू 3x। देखें दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव लेना है, तो 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 रह जाएगा, चूँकि x का डेरिवेटिव 1 होता है उसको लिखना नहीं है, माइनस 5 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर होता है, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, 2 और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 10x आ गया। ये हमने u किया। अब जब u ये सपोज किया तो ये f क्या बनेगा, यानी इसको y कह दें, ये y इज टू 3x है, तो ये y इज टू क्या बनेगा, y इज टू u की पावर 7, इसका डेरिवेटिव सिंपल है, पावर रूल अप्लाई कर दे, dy ओवर du इज इक्वल टू 7u रेज़ टू द पावर 6। हाँ जी, अब आप बताएं कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। अभी हमने पहले भी 2-3 एग्जांपल्स किए हैं, आप देखें उनमें से आपने जब डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, ये जो रेट्स हमने फाइंड कर लिए u और y के, अब इसके बाद रेट्स को मल्टीप्लाई करें और इनमें जो dy बाई du की वैल्यू और du बाई dx की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करें और आंसर लें। देखते हैं हम इधर भी कि कैसे सॉल्व करेंगे। dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई du मल्टीप्लाइड बाई du ओवर dx, ये था, रेट्स को मल्टीप्लाई किया। अब dy बाई du किसके इक्वल है, 7u की पावर 6, और du बाई dx किसके इक्वल है 3 माइनस 10x, ये लिखा हुआ है 3 माइनस 10x। दोनों की वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू 7u की पावर 6 और du बाई dx की वैल्यू 3 माइनस 10x। अब नेक्स्ट क्या करना है जी, अब u को फिर रिप्लेस करना है वापस इधर। u किसको हमने सपोज किया था, u सपोज किया था 3x माइनस 5x स्क्वायर, u की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करें और दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, ये हो गया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और हमने चेन रूल यूज़ करके फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 5x स्क्वायर होल पावर 7 का डेरिवेटिव ले लिया, जो ये बनते हैं। नेक्स्ट ये एग्जांपल 2 जो है, 2 को आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करें, देखें कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये अच्छा t, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल t आ गया, x नहीं है। ख्याल रखिएगा कि बहुत स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि वो एक ही, चूँकि पहले हम सारे क्वेश्चन जो किए हैं उसमें लिया जो है डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो वो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बने, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t बनेगा, x नहीं लिखना। देखिए इसको कैसे करेंगे जी, अब 7t माइनस 9 स्क्वायर जो है डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसको तो एक जो ये है कि आप ये डिनोमिनेटर में इसको ऊपर ले जाएं, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, और इस फैक्टर को आप u ले लें जो इनसाइड ब्रैकेट है, यानी 7t माइनस 9 को, और फिर आप देखेंगे आपके पास जो y होगा सिंपल फॉर्म में बनेगा। ओके, लेट u करते हैं 7t माइनस 9, u को सपोज किया 7t माइनस 9 जो इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट आ रहा है, और फिर y क्या बने, इसका डेरिवेटिव du बाई dt इज इक्वल टू 7, 9 चूँकि कांस्टेंट है और 9 का डेरिवेटिव 0 होगा, तो वो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब y किसके इक्वल है, y है 5 ओवर u स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू u पावर माइनस 2, इसको ऊपर ले जाएं जो डिनोमिनेटर में। अब इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू u लेना है, सब लोग डेरिवेटिव लें इसका, लिखें और फिर चेक करते हैं कितने लोगों ने सही लिखा है।
जल्दी करें जी, शाबाश। हाँ जी, डेरिवेटिव इसका देखें क्या आ गया, डी वाई बाई डी यू इजक्वल टू -10 u रेस्ट टू पावर -3, एक पावर कम होगी है, -2 यानी -1 किया तो पावर कम होगी एक, -3। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं जी, जब सेपरेटली हमने इनका डेरिवेटिव ले लिया y का भी और u का भी, फिर आप इन रेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाइड बाई डी यू ओवर डी टी। देखिए यहाँ पे x नहीं है, t आ रहा है, चूँकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल t था। आप वैल्यूज पुट कर दें डी वाई बाई डी यू की और डी यू ओवर डी टी, जो हमने ये ऊपर फाइंड किए हैं। तो ये हमारे पास बनेगा -10 u रेज़ पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 7, u को फिर रिप्लेस करें, u हमने सपोज किया था 7t-9, ये बनेगा -7t 7t-9 पावर -3। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू t ये बन गया। अब देखें जी सम जनरलाइज डेरिवेटिव फार्मूलाज। अगर हम देखें डी बाई डी एक्स एफ ऑफ यू इज इक्वल टू एफ प्राइम यू इंटू डी यू बाई डी एक्स वेयर यू इज इक्वल टू जी एफ एक्स। तो ये जनरलाइज डेरिवेटिव फार्मूला, इससे आप कुछ देखें, इसी को यूज़ करते हुए कुछ एग्जांपल लिखेंगे हम जो डेरिवेटिव पहले किए हुए हैं उन्हीं को, जैसे पावर रूल है और साइन और कास किए हैं उनको जनरल फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आप देखें डी बाई डी एक्स यू की पावर आर और एंड यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो इस पर पावर रूल होगा आर यू की पावर r-1 इंटू डी यू ओवर डी एक्स। साइन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ यू, साइन का पहले डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव है कॉज ऑफ यू, और यू का फिर डेरिवेटिव लेंगे डी यू बाई डी एक्स। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ कॉज ऑफ यू, कॉज का डेरिवेटिव हमें पता है माइनस साइन होता है, तो हम लिख देंगे माइनस साइन ऑफ यू और साथ मल्टीप्लाई करेंगे यू का डेरिवेटिव भी डी यू बाई डी एक्स। देन डेरिवेटिव ऑफ tan x, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू tan ऑफ u। अब आपको पता है कि tan जो का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर u और फिर u का फिर डेरिवेटिव इंटू डी यू ओवर डी एक्स। नो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ u, कॉट जो है इसका डेरिवेटिव भी आपको पता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर u और u का फिर डेरिवेटिव डी यू ओवर डी एक्स। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट u, सीकेंट का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, सीकेंट x इंटू टेन एक्स, चूँकि यहाँ पे u है तो ये आ जाएगा सीकेंट u इंटू टेन u और u का फिर डेरिवेटिव डी यू ओवर डी एक्स। एंड द लास्ट इज द कोसिकेंट u, कोसिकेंट u का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट ऑफ u कॉट ऑफ u इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो हर एक के साथ डी यू बाई डी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी u का फिर डेरिवेटिव लेना है। तो ये एग्जांपल कह सकते हैं, कुछ आप इनको भी फार्मूला कह सकते हैं। ये फार्मूले हम यूज़ करेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट। ये तो ये भी चेन रूल है, एक्चुअली चेन रूल की जनरलाइज फॉर्म है। ओके, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 2x। अब देखें साइन का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, साइन का कॉस, तो पहले आ जाएगा कॉस ऑफ 2x और फिर 2x जो है उसका फिर डेरिवेटिव लेना है डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। यहाँ पे जो u किसके इक्वल है, एक्चुअली 2x के इक्वल है, जो हमने पीछे एग्जांपल्स लिखी हैं u इज इक्वल टू 2x, तो cos ऑफ 2x एंड देन डेरिवेटिव ऑफ 2x अगेन। तो 2x का डेरिवेटिव क्या आता है,
सिंपल 2 आ जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और 2 कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा 2 cos 2x। दूसरी एग्जांपल देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x³ प्लस 2x माइनस 3, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x³ प्लस 2x माइनस 3 की पावर -1। इसको ऊपर लेके इसकी पावर नेगेटिव होगी। अब आपने ये देखना है कि इसमें u क्या है। ये जो इनसाइड है सारा, ये सारा आपका u है, x³ प्लस 2x माइनस 3, ये आपका u बन रहा है। और आपने सबसे क्या करना है, आपको पता है कि अगर किसी फंक्शन की पावर हो तो पहले पावर रूल अप्लाई हो जाएगा कि ये -1 इससे पहले आ जाएगी और ये जो नेगेटिव है ये एक पावर कम हो जाएगी, और जो इनसाइड है उसका डेरिवेटिव फिर लेंगे, साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखते हैं जी नेक्स्ट स्टेप में, देखिए हाँ जी, माइनस ये जो पावर पहले आ गई, x³ प्लस 2x माइनस 3 एज इट इज़ लिखा, और इसकी एक पावर कम होगी -2, और जो इनसाइड है उसका फिर डेरिवेटिव, इनसाइड में क्या था, x³ प्लस 2x माइनस 3। अब नेक्स्ट क्या, ये तो एज इट इज़ आएगा अगले स्टेप में। हमने नेक्स्ट क्या करना है, x³ का डेरिवेटिव लेना है, प्लस 2x का डेरिवेटिव लेना है, और -3, इन तीनों का सेपरेट डेरिवेटिव। तो इस x³ का डेरिवेटिव क्या बनेगा, जो पावर रूल अप्लाई होगा, बिल्कुल सही है, 3x² बन गया, और 2x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, सिंपल 2 बन गया, करेक्ट। और 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो देखते हैं जी इस स्टेप में क्या कैसे लिखा, तो ये एज इट इज़ आ गई, -x³ माइनस इंटू x³ प्लस 2x माइनस 3, ये बन गया -x³ प्लस 2x माइनस 3 होल पावर -2, और इसका ये जो डेरिवेटिव है ये है इंटू 3x² प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो -2 है इसको अगर डिनोमिनेटर में इस फैक्टर को ले जाएं, ये पॉजिटिव हो जाएगी सारी, तो आपका आंसर बन गया -3x² प्लस 2 डिवाइडेड बाई x³ प्लस 2x माइनस 3 रेज़ टू द पावर 2। ये इसका डेरिवेटिव बाय यूजिंग द चेन रूल, द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द चेन रूल। फाइंड d2y by dx² इफ y is equal to sin 3x²। हाँ जी, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। फंक्शन है y is equal to 3 sin 3x²। आप देखें साइन का डेरिवेटिव आपको पता है, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल डेरिवेटिव आ जाता है cos ऑफ x, और 3x² जो है वो ये x तो नहीं है, ये 3x² है इनसाइड, तो फिर इसका डेरिवेटिव फिर साथ लेंगे। तो देखते हैं सॉल्यूशंस में, एक एक स्टेप को देखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले आप लिखेंगे दोनों तरफ का डेरिवेटिव लें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ दिस, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x²। अब साइन का डेरिवेटिव पहले लिखें जी, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, लेकिन x नहीं है यहाँ, 3x² x की जगह, तो ये आ जाएगा cos ऑफ 3x², साइन का डेरिवेटिव इसका। अब लेकिन इन साइड तो 3x² है, इसका डेरिवेटिव तो नहीं लिया हमने, इसका फिर डेरिवेटिव लेना है, साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x², 3x²। अब इसका डेरिवेटिव, इसका क्या बनेगा जी, इन 3 तो कांस्टेंट हो गया, x² का डेरिवेटिव लेंगे और वो बनेगा 2x, और 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6x बन जाएगा। तो हमारे पास ये बन गया 6x cos ऑफ 3x²। एग्जैक्टली जी, अभी तक हमने ये फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया है। अब इस सेकंड डेरिवेटिव, आप इसको इसी को फिर डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। लेकिन अब देखा जाए ये तो फंक्शन थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बन गया है, यहाँ तो प्रोडक्ट आ रहा है x का और cos ऑफ 3x² का, लेकिन इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप याद करें कि आपने पिछले लेक्चर में प्रोडक्ट रूल पढ़ा था,
कि हमने अगर f और g मल्टीप्लाई हो रहे हो तो डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं, वही एग्जैक्टली हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं जी, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दें अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास का ये d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 6x कॉज ऑफ 3x स्क्वेयर। अब ये एक तो हो गया आपका, ये बन जाएगा f और दूसरा बन गया g। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन का छोड़ते हैं और दूसरे का डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस जिसका डेरिवेटिव लिया उसको एज इट इज़ लिखते हैं और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया पहले स्टेप में उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो देखते हैं जी, इस स्टेप में हमने 6x को छोड़ दिया, 6x को छोड़ दिया और cos ऑफ 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे प्लस, अब cos 3x स्क्वायर को छोड़ देंगे, उसको ऐसे ही लिख देंगे और 6x का डेरिवेटिव ले लिया। ये हो गया प्रोडक्ट रूल। हाँ जी, क्लियर। आगे चलते हैं जी, प्रोडक्ट रूल वो देख लें दोबारा। ये ऐसे ही है, ये आपका fx है, ये आपका gfx है। तो ये आप लिखें f डेरिवेटिव ऑफ g प्लस g इंटू डेरिवेटिव ऑफ f, सिंपल रूल है। अब अच्छा, अब ये देखें 6x तो एज इट इज आ जाएगा cos 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, लेकिन ये 3x स्क्वायर है तो ये माइनस साइन ऑफ 3x स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन उसके बाद ये इसका डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर का फिर डेरिवेटिव लग जाएगा। जनरलाइज्ड फार्मूले को देखें, यहाँ पर वो अप्लाई हो गया, 3x स्क्वायर का अगेन डेरिवेटिव प्लस cos 3x एज इट इज आ जाएगा और 6x का डेरिवेटिव 6 आ जाएगा। तो 6 हमने ये पहले लिख दिया इसको, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और 6 कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा। अब ये 6x एज इट इज आएगा, माइनस साइन 3x स्क्वायर भी ऐसे ही लिखा जाएगा और ये जो 3x स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव लेंगे। ये किसका डेरिवेटिव बनेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x और 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ लिख देंगे जी, ये 6x एज इट इज आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया 6x, ये माइनस जो था ये पहले इसी तरह लिख दिया और साइन 3x स्क्वायर वो भी ऐसे ही लिख दिया, प्लस ये रिमेनिंग टर्म एज इट इज़ आ गई, इसको भी चेंज नहीं करना। अब ये 6x और माइनस ये 6x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस 36x स्क्वायर, माइनस 36x स्क्वायर साइन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 6 कॉज ऑफ 3x स्क्वायर। ये बन गया इसका सेकंड डेरिवेटिव कंप्लीट सॉल्यूशन, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। ओके जी, एक और देखें एग्जांपल, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए इसमें लॉगरिथमिक फार्मूला भी अप्लाई हो जाएगा। log का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। अच्छा, चैन रूल अप्लाई करेंगे जी इसके ऊपर कि y का डेरिवेटिव, ये जो आपका सारा x है, log ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो ये 1/x, यहाँ x किसके इक्वल है x स्क्वायर माइनस 1 के, तो ये x स्क्वायर माइनस 1 आ गया और फिर x स्क्वायर माइनस 1 का फिर डेरिवेटिव क्या होगा x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव फाइंड करें जी, क्या होगा। देखिए इधर लिखा भी हुआ है लेकिन आपको समझ आनी चाहिए ये कैसे है। x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव था 2x और चूँकि माइनस 1 साथ है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो y प्राइम इज इक्वल टू 2x ओवर x स्क्वायर माइनस 1। एक और फंक्शन है y इज इक्वल टू x ओवर log ऑफ x। इसको देखें, ये तो हो गया, ये रैशनल फंक्शन की टाइप का बन गया। तो इस पे जो कोशेंट रूल है वो अप्लाई हो जाएगा। कोशेंट ये fx है और ये gx। अब देखिए हमें इसमें हमने जो पहली टेक्निक्स पढ़ी हैं वो भी यूज़ हो रही हैं और जो अभी पढ़ रहे हैं वो भी यूज़ हो रही हैं दोनों। यानी आप किसी को आप ये नहीं कह सकते कि इसको छोड़ देंगे, अगर अच्छा ये नहीं पढ़ा समझे तो छोड़ दें, तो आगे अगर वो छोड़ देंगे तो आगे आप काम नहीं कर सकते। तो इसमें आपका लग जाएगा कोशेंट रूल।
और क्वेश्चन रूल में क्या है, लॉग ऑफ एक्स ये एज इट इज रखा और जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 1 आ गया, माइनस ये x को ऐसे रखा और log ऑफ x जो है इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x आ गया, और जो डिनोमिनेटर में उसका स्केयर log ऑफ x होल स्केयर आ गया। ज़रा रिवाइज कर लें इसको, फार्मूला कैसे अप्लाई किया हुआ है, और जो कोशेंट फार्मूला है आप उसको सामने रखें और उसमें देखें कि आप fx के हैं, gx के हैं और ये किस तरह लिखा हुआ है, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा ये बात। इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं, तो log ऑफ x इंटू 1 log ऑफ x आ जाएगा, और ये x और x कैंसिल हो जाएंगे तो -1 आ गया, और डिनोमिनेटर में log ऑफ x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अच्छा एक बात थोड़ी सी आप देख लें कि हम इसको राइट के ऊपर y लिखा हुआ है, ये y नहीं है, ये y प्राइम है प्लीज़, ये y प्राइम चूँकि फर्स्ट डेरिवेटिव को प्राइम से डिनोट करते हैं, तो ऊपर वाले एग्जांपल में तो प्राइम डिनोट कर दिया, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ भी प्राइम आएगा और यहाँ भी प्राइम आएगा इन 2 स्टेप्स में, और ऊपर वाले बाकी सारे ठीक हैं, ये करेक्शन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इज द रिलेटेड रेट्स। रिलेटेड रेट्स एक्चुअली क्या है, ये आप देखा जाए तो ये एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में आता है कि हमने जो रेट ऑफ चेंज का कंसेप्ट है उसको यूज़ करना है, और उससे यूज़ करके हम अगर कुछ नॉन क्वांटिटीज़ हैं, नॉन रेट्स ऑफ चेंज हैं, तो हम उससे एक अननोन रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी क्वांटिटी का। तो हम इसमें करेंगे क्या, कोई भी जो प्रॉब्लम होगा तो हम सबसे पहले इस प्रॉब्लम को देखेंगे कि उसमें से कोई वेरिएबल्स हम डिफ़ाइन करेंगे। वेरिएबल्स होंगे कुछ, हमें जो रेट ऑफ चेंज की फॉर्म में इंफॉर्मेशन होगी, तो हम इंफॉर्मेशन को जो गिवन इंफॉर्मेशन होगी यानी कि जो नॉन इंफॉर्मेशन होगी वो पहले लिख लेंगे, और जो अननोन होगी वो भी लिख लेंगे। अननोन का मतलब क्या है कि जो हमने फाइंड करनी है। फिर हमने देखें जो हमने वेरिएबल डिफ़ाइन किए हैं उन वेरिएबल्स को जो उनके रिलेशन जो आपस में मिला के कोई फार्मूला बनता है, हम उस फार्मूले को लिखेंगे, और फिर उससे हम रेट ऑफ चेंज डेरिवेटिव लेंगे और रेट ऑफ चेंज, तो ये टाइम के लिहाज से होंगे मोस्टली, तो चेंज रेट ऑफ चेंज डिपेंड करता है कि किस तरह का क्वेश्चन है, किस तरह का प्रॉब्लम है, उस तरह का रेट ऑफ चेंज होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं जी, इससे हम कंसिडर करते हैं वाटर इज ड्रेनिंग आउट ऑफ ए कोनिकल फिल्टर। अब देखें ये कोनिकल फिल्टर है, इसमें से जो वाटर है वो ड्रेन आउट हो रहा है, नीचे गिर रहा है, आप देख रहे हैं। अब देखें विद द पैसेज ऑफ, ये जो पहली फिगर है, आप थोड़े से पहले किसी टाइम के ऊपर ये पानी जो नीचे नज़र आया ये पानी निकल रहा है इसमें से। अब जब थोड़ा सा टाइम और गुजरा तो ये पानी का लेवल और कम हुआ और नीचे जो पानी है वो स्प्रेड हो रहा है। अब कुछ टाइम के बाद जो पानी का लेवल है, हाइट है, वो और कम होगी और नीचे जो पानी वो देखा तो एक सर्कुलर शेप में स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, आप देखें वॉल्यूम को हम जो कोन के वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, और हम कहते हैं अगर हाइट ऑफ जो है ये जो वाटर लेवल है उसकी हाइट H से रिप्रेजेंट करें, और ये जो R जो है रेडियस ऑफ द कोन करें, या रेडियस ऑफ द ये जो बना रहा है जो वाटर है जिस लेवल पे उस पर अगर यार एक सर्कल बनता है, इसका जो रेडियस हम कहें R से रिप्रेजेंट करें, तो इन तमाम को हम ये जो वॉल्यूम है, हाइट है, रेडियस, इन तमाम को हम एक फार्मूले की फॉर्म में लिख सकते हैं। इनके दरमियान एक रिलेशन है एंड दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द वॉल्यूम फार्मूला। अब हम वॉल्यूम फार्मूला, तो वॉल्यूम π/3 और स्क्वायर h, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन एक्चुअली। ठीक है, विच डिपेंड्स अपॉन द रेडियस एंड द हाइट। ये कोन का वॉल्यूम है। अब देखिए हम इसका वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज क्या होगा। अब ये R भी जो ना देखा जाए अगर फिगर में देखें तो R विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रहा है, यानी रेडियस ऑफ द जो वाटर लेवल है उसके उस सरफेस के ऊपर, उस सतह के ऊपर जो उसका रेडियस बन रहा है। यहाँ पे देखें ये पोजीशन बन रही थी तो ये रेडियस कुछ और था, जब टाइम कुछ पास हुआ तो ये इसका लेवल नीचे हुआ, तो ये जो रेडियस बन रहा है, ये जो सर्कुलर शेप बन गई है यहाँ पे, यहाँ का रेडियस डिफरेंट होगा, ये उससे कम हो गया। अब तीसरी फिगर में अगर देखें तो ये पानी और नीचे गिर गया, ड्रेन आउट हो गया, तो ये लेवल नीचे हो गया छोटा, तो उसमें भी ये
रेडियस और कम हो गया, यानी ये किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस टाइम के ऊपर। और इसी तरह हाइट देखें, हाइट क्या है, अब किसी टाइम के ऊपर पहली फिगर में हाइट ये थी, जब टाइम कुछ गुजरा तो वाटर नीचे और टर्न आउट हुआ तो हाइट ये रहेगी, ये वाटर की इतनी सी। और तीसरी फिगर में देखें हाइट और कम हो रही है, यानी अब पानी नीचे आ गया, वाटर की जो हाइट है ये रहेगी। तो हाइट भी क्या हो रहा है, वो भी टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो हम देखें इसमें जो फिगर है हमने क्या जो है वेरिएबल किस तरह के डिफाइन कर दिए। वेरिएबल कौन से हैं, एक हाइट है, रेडियस है और टाइम और वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला π/3 r स्क्वायर h। तो ये रिलेशन बन गई इन तमाम वेरिएबल्स के दरमियान, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए फार्मूला। अब हम देखना चाहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, कि वॉल्यूम जो है किस रेट से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम टाइम के लिहाज से देखते हैं, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विल बी इक्वल टू dv/dt। अब याद रखिएगा आर भी टाइम का फंक्शन है, एच भी टाइम का फंक्शन है, क्योंकि आर आपने देखा आर भी टाइम पर डिपेंड कर रहा है, एच भी टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब इस फार्मूले का दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास क्या होगा, ये बनेगा dv/dt इज इक्वल टू π/3 क्या है, कांस्टेंट है, ऐसे लिख दिया, एंड d/dt ऑफ r स्क्वायर h। अब r स्क्वायर h ये दो फंक्शन हो गए, r स्क्वायर इंटू h, यानी ये f हो गया, ये g हो गया। इस पे पर प्रोडक्ट टू लग जाएगा इसको फार्मूले का, इसको डेरिवेटिव लेने के लिए। तो अब dv/dt इज इक्वल टू π/3 ऐसे लिख दिया। अब h को हमने छोड़ देना है, इसको एज इट इज लिखना है और r स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। r स्क्वायर 2r इंटू dr/dt, पहले पावर रूल लगे ना, 2r इंटू dr/dt। तो ये हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया, h को भी बीच में लिख दिया इसको, तो ये प्लस। अब r स्क्वायर का डेरिवेटिव ले चुके हैं तो उसको ऐसे लिख दिया, और h का डेरिवेटिव dh/dt। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम किस पर डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। अगर हमें ये रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट नो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस नो, हम किसी भी एट सर्टेन हाइट एंड एट सर्टेन रेडियस वी कैन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, कि वॉल्यूम जो वो इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। याद रखिएगा जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो जिसका आंसर होगा वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और जब डिक्रीज़ होगा तो फिर नेगेटिव। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जब कोई रेट ऑफ चेंज इंक्रीज़ होता है तो उसका मतलब है वो पॉजिटिव आंसर है, और जब कोई रेट ऑफ चेंज डिक्रीज़ होता है तो वो नेगेटिव है। या अगर आपको कोई रेट ऑफ चेंज आपका आंसर आ जाता है नेगेटिव आता है, तो उसका मतलब आप लिखेंगे कि वो जो रेट ऑफ चेंज है दैट इज़ डिक्रीजिंग। ओके, एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट x एंड y आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ t एंड आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। फाइंड dy/dt at time t is equal to 1 if x is equal to 2 and dx/dt is equal to 4 at time t is equal to 1। तो हमने देखें, अब इस क्वेश्चन को देखें। अब हमने देखना है कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। एक्चुअली इसमें इसने वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए हैं, इसने वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन भी दे दी है। वेरिएबल्स कौन से हैं, x है, y है और t है, और इन दोनों रिलेशंस क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, यानी ये फार्मूला हो गया। फाइंड हमने क्या करना है, dy/dt। तो dy/dt एट टाइम t इज इक्वल टू 1, तो ये कौन सी होगी, अननोन क्वांटिटी होगी। और हमने गिवन क्या है, x इक्वल 2 के ऊपर
एंड डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 4 एट टी इज इक्वल टू 1। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई हमने फाइंड करना है कौन से टाइम के ऊपर, टी इज इक्वल टू 1 के ऊपर, और एक्स दोनों सूरतों में 2 होगा। तो देखते हैं जी, अब सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें से देख लेते हैं कि नॉन और अननोन क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, उनको लिखें जी पहले। तो नॉन देखें क्या है, एक्स इज इक्वल टू 2 डी एक्स बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 4। डी एक्स बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। अब देखें इसकी वैल्यू 4 है, इसका मतलब क्या है, ये इंक्रीज़ हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स इंक्रीज़ हो रहा है इसका मतलब होगा। और अननोन क्या है, डी वाई बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू 1, यानी इसको हमने फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई व्हेन टाइम इज इक्वल टू 1, इसको फाइंड करना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें जी, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है, गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इससे अगला स्टेप जो होगा वो क्या होगा, इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करें, यानी इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बोथ साइड्स को डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, टी इज टाइम। ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब। लिखिए जिसका डेरिवेटिव क्या होगा, शाबाश सारे लिखें और फिर कंपेयर करते हैं कि कितने लोगों ने सही लिखा है। हाँ जी, ये याद रखिएगा, x का डेरिवेटिव है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है टाइम के लिहाज से, याद रखिएगा। तो पहले हम अब चलो देखें इसको कैसे। तो एक्स क्यूब है ना, तो पहले क्या होगा, पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। पावर रूल अप्लाई होगा तो क्या डेरिवेटिव होगा एक्स क्यूब का, 3x स्क्वेयर। लेकिन x का डेरिवेटिव टाइम के लिहाज से फिर लेना है, तो वो क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी भी साथ आ जाएगा जी, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, 3x स्क्वेयर इंटू डी एक्स पावर डी टी। ये आ गया रिलेशंस बिटवीन द रेट्स। अब ये हमें देखना है कि अब x के 2 के ऊपर ये वैल्यूज नोन है, t इज 1 के ऊपर, तो आपके पास अननोन है डी वाई बाई डी टी, और नॉन सारी राइट साइड के ऊपर है, वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर ले लेंगे। डी वाई बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3x, एक्स की वैल्यू क्या है, x2 है, 2 का स्क्वेयर, डी एक्स बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू 1, और ये टी इज इक्वल टू 1 4 है, तो ये 4 क्या बनेगा, 2 का स्क्वेयर 4 हो गया, 4 इंटू 3 क्या होगा 12 इंटू 4, ये 12 इंटू 4 है इज इक्वल टू 48। डी एक्स बाई डी टी इज 1, ये 4 और ये मल्टीप्लाई करके तो 48 आ गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज इक्वल टू 48, पॉजिटिव वैल्यू है। तो अगर यहाँ तो क्वेश्चन में पूछा नहीं गया कि हम ये बताएं कि रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है, तो अब डी वाई बाई डी टी जो है इसकी वैल्यू क्या आ गया 48 है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो अब अब क्वेश्चन में नहीं है कि हमने बताना है कि ये रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, लेकिन हम अपनी कंसेप्ट के लिए हम देख लेते हैं कि चूँकि ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई है ये इंक्रीजिंग है, अगर ये नेगेटिव होता तो फिर हम कहते हैं डिक्रीजिंग है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल। Suppose x and y are both differentiable functions of t and are related by the equation y is equal to x square plus 3. Find dy over dt given that dx over dt is equal to 2 when x is equal to 1. अब देखिए ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे वेरिएबल्स भी डिफ़ाइन किए गए हैं, यहाँ रिलेशंस भी दे दिए गए वेरिएबल्स के दरमियान, अननोन भी हमें क्लियर हैं कौन से हैं और नॉन भी क्लियर हैं कौन से हैं। तो हम लिखते हैं सारा सबको बारी बारी। सबसे पहले क्या लिखें, नॉन और अननोन लिख लेते हैं। अब आप देखें, पहले यहाँ से देख लें,
ज़रा खुद से सोचिए कि कौन सी क्वांटिटीज नॉन है और कौन सी अननोन है। हाँ जी, नॉन, जहाँ देखिए फाइंड लिखा हुआ है, फाइंड डी वाई बाई डी टी, इसका मतलब ये जो है अननोन है। डी वाई बाई डी टी क्या मतलब है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। आप इसको इस तरह ना याद रखें कि डी वाई और डी टी, इसको आप इस तरह याद रखें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई ये फाइंड करना है, ये अननोन है। गिवन दैट डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू व्हेन एक्स इक्वल टू 1, और ये डी एक्स बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स इस गिवन एक्स इक्वल टू 1 पे। हाँ जी, गिवन है डी एक्स बाई डी टी टू व्हेन एक्स इक्वल टू 1, when x is equal to 1 to find dy by dt। फार्मूला की वन है y is equal to x square plus 3। आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों साइड्स का। डी बाई डी टी ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 3। आप देखें ये लेफ्ट साइड तो इस डी वाई और डी टी लिख देंगे, राइट साइड के ऊपर आपने टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है। तो इसका एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3x इंटू डी एक्स ओवर डी टी बन जाएगा, प्लस 3 है, 3 का डेरिवेटिव टाइम के लिहाज से हाँ जी 0 होगा। कांस्टेंट कोई भी होगा, अगर अकेला कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, हाँ एक्स के लिहाज से हो या टी के लिहाज से या कोई और वेरिएबल हो, तो ये 0 होगा। तो हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 2x डी एक्स बाई डी टी। तो ये हमें रिलेशन देता है, रिलेशन इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज एंड वेरिएबल्स। रेट ऑफ चेंज अब हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी टी व्हेन एक्स इक्वल टू 1, तो उसकी वैल्यू देख लें। तो डी वाई बाई डी टी एट एक्स इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2, ये वाला 2, और x जो है उसकी वैल्यू 1 लिख दी। डी एक्स बाई डी टी एट एक्स इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ये वाला 2 एज इट इज़, ये मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू वो 2 है, गिवन है डी एक्स बाई डी टी ये गिवन है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4 आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं जी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया कि हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व की है कि हम किस तरह कर सकते हैं, किस तरह प्रोसीड कर सकते हैं, हम कौन कौन से स्टेप फॉलो करें। तो हम एक स्टेप 1 बाई 1 देखते हैं। हमने जो स्टेप अभी किए हैं उन स्टेप्स को इनको फॉलो करते हुए हम क्वेश्चंस को आसान बना सकते हैं। तो पहला स्टेप नंबर 1, असाइन लेटर्स टू ऑल क्वांटिटीज़ दैट वेरी विद टाइम एंड अदर्स दैट सीम relevant to the problem, give a definition for each letter। आप देखिए जैसे पहले सबसे पहले एग्जांपल में जिसमें हमने कोनिकल फिल्टर लिया था, उसमें देखिए हमने वेरिएबल कौन से डिफाइन किए थे, वॉल्यूम था, हाइट थी, और हाइट को h से डिनोट किया था, रेडियस को r से, और बताया था कि ये सारे टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो हमने इस तरह वेरिएबल्स को असाइन कर दिए। तो ये नेक्स्ट स्टेप 2, आइडेंटिफाई द रेट्स ऑफ चेंज दैट आर नोन एंड द रेट्स ऑफ चेंज दैट इज़ टू बी फाउंड, इंटरप्रेट ईच रेट एज ए डेरिवेटिव। तो हमने जैसे जो नेक्स्ट 2 एग्जांपल थी उसके बाद उसमें जैसे डी एक्स बाई डी टी वो गिवन था, तो ये रेट ऑफ ऑलरेडी किस में गिवन है, रेट की फॉर्म में गिवन है, तो हमें वो डेरिवेटिव की फॉर्म में तो हमने लिख दिया। तो हमने सबको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखना है जितने भी रेट्स होंगे, और क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि आपको उस तरह डेरिवेटिव की फॉर्म में हो, क्वेश्चन में वो बताया होगा कि ये रेट ऑफ चेंज इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, आपने खुद डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखना है उसको। स्टेप 3, फाइंड एन इक्वेशन दैट रिलेट्स अ वेरिएबल whose rates of change are identified in step 2। To do this, it will often be helpful to draw an appropriately labeled figure that illustrates the relationship। अगर पॉसिबल हो तो फिगर ड्रा कर दें, अदरवाइज आप जो किसी और जो आपको वेरिएबल डिफाइन किए उससे आप फार्मूला लिख सकते हैं, इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट। स्टेप 4, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन obtained in step 3 with respect to time
to produce a relationship between the known rates and the unknown rates of change। तो हमने डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास वो एक ऑटोमेटिकली एक रिलेशन आ जाएगी बिटवीन द नॉन एंड अननोन रेट्स। और आखिरी स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। जो नॉन रेट्स होंगे और नॉन क्वांटिटीज़ होंगी उनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे और हम अननोन फाइंड कर लेंगे। सो आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 4, substitute all known values for the rates of change and the variables and then solve for the unknown rate of change। ओके, अगर आप 5 स्टेप फॉलो करें तो ये क्वेश्चन जो है ये मुश्किल नहीं है, थोड़े से सोचने पड़ते हैं लेकिन काम तो सोचने से होता है कि जिसको सोचेंगे तो आप कामयाब होंगे। तो आप सोचेंगे, आप प्रॉब्लम में आएंगे तो सोचेंगे तो उनका सोल्यूशन मिलेगा। तो देखते हैं जी, कुछ एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट z इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर वेयर बोथ x and y are changing with time at a certain instant when x is equal to 1 and y is equal to 2, x is decreasing at the rate of 2 units per second। अब देख लें यहाँ पे x is decreasing लिखा हुआ है at the rate of 2 units per second। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि dx by dt। इसमें मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ x जो है वो डिक्रीज हो रहा है एंड y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 यूनिट्स पर सेकंड। यहाँ भी देखो dy by dt लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है कि आप वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y है वो इंक्रीज हो रहा है। आप बताया था जो डिक्रीज होती है उसको नेगेटिव के साथ लिखते हैं और जो इंक्रीज होती है वो पॉजिटिव। नेक्स्ट, ओके, ओ फर्स्ट इज z चेंजिंग एट दिस इंस्टेंट, इज z इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब देखिए हमने z को भी बताना है कि वो किस रेट से चेंज हो रहा है और ये बताना है कि वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन जी। सबसे पहले नॉन क्वांटिटीज कि dx by dt, देखिए क्या लिखा है, दोबारा इसको सेंटेंस को पढ़ें। व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, x इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 यूनिट्स पर सेकंड। डिक्रीजिंग होगा तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, यानी dx by dt एट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू -2। -2 का मतलब है डिक्रीज हो रही है। एंड y is increasing at the rate of 3 units per second। तो y is increasing at the rate, इसका तो dy by dt इंक्रीज हो रहा है तो that will remain positive। So dy by dt when x is equal to 1, y is equal to 2 is equal to 3। These are the known rates। ओके, अब देखें अननोन क्या है। अननोन है dz over dt when x is equal to 1 and y is equal to 2। हमने ये फाइंड करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ z। हमने देखो इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखा। अब हमें रिलेशन गिवन है, फार्मूला गिवन है, उसको लिखें और उसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। z is equal to x cube y square डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t इज टाइम एक्चुअली। डेरिवेटिव लेंगे dz over dt इज इक्वल टू d by dt ऑफ x क्यूब y स्क्वेयर। इसके ऊपर प्रोडक्ट है, रूल लगा दें dz by dt इज इक्वल टू y स्क्वेयर एंड d by dt ऑफ x क्यूब प्लस x क्यूब इंटू d by dt ऑफ y स्क्वेयर। प्रोडक्ट रूल है, एक वेरिएबल को छोड़ दिया, फंक्शन को छोड़ा, दूसरे का डेरिवेटिव लिया, प्लस जिसका डेरिवेटिव लिया उसको एज इट इज़ लिखा और पहले वाले का डेरिवेटिव ले लिया। और अब देखें ये जो है वाई स्क्वेयर ऐसे आ जाएगा और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वेयर इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये आ जाएगा 3x स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वेयर लिखा ये वाला, और ये वाई स्क्वेयर एज इट इज़ लिख दिया, और फिर x का जो डेरिवेटिव है टाइम के लिहाज से डी एक्स ओवर डी टी, प्लस ये एक्स क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y, तो हमने 2 और y ये लिख दिए। y का फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम dy ओवर dt। अब ये हमारे पास रिलेशन आ गई है
इन टर्म्स ऑफ रेट्स ऑफ चेंज। अब हम इसमें जो नॉन वैल्यूज उसमें पुट करेंगे और अननोन आ जाएंगे। डी जेड बाई डी टी एट एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 2 इज इक्वल टू ये 3 एज इट इज़, एक्स की वैल्यू 1 है वो यहाँ पुट करें 1 स्क्वेयर इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है 2 स्क्वेयर हो गया, डी एक्स बाई डी टी एट एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 2 प्लस 2 एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू 1 रख के क्यूब ले लिया इंटू वाई, वाई की वैल्यू 2 इंटू डी वाई बाई डी टी एट एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 2। अब ये जो रेट ऑफ चेंज है इनकी वैल्यू पुट करें तो ये हमें ये नॉन है, इसकी वैल्यू नॉन है, इसकी भी वैल्यू नॉन है, तो ये आ जाएगा देखें 4, ये 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 4 इंटू 3 12 और डी एक्स बाई डी टी जो है ये -2 था, इसकी वैल्यू थी प्लस 1 का क्यूब 1 होगा और 2 इंटू 2 ज़ार 4, ये 4 है और डी वाई बाई डी टी इसकी वैल्यू 3, तो इसको सिंप्लीफाई करने से जाएगा -12 यूनिट्स पर सेकंड। अब बताएं जी ये इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई है, अब बताएं कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। z रेट ऑफ चेंज ऑफ z जो है वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, हाँ जी नेगेटिव वैल्यू है तो सर्टनली डिक्रीज हो रही है, सो नेगेटिव साइन शो दैट इट इज डिक्रीजिंग। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, a stone is dropped into a still pond, sends out a circular ripple whose radius increases at a constant rate of 3 feet per second. How rapidly is the area of enclosed by the ripple increases at the end of 10 seconds. अब देखिए टोटली वर्ड्स प्रॉब्लम है, इसके अंदर आपको कोई फार्मूला नहीं दिया हुआ, कोई आपको वेरिएबल्स नहीं दिए हुए, यहाँ पर आपने वेरिएबल डिफाइन करने हैं। आप वो जो हमने प्रोसीजर लिखे थे स्टेप 5 उनको फॉलो करना है कम्प्लीटली। सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन करें, तो देखें स्टोन इज ड्रॉप्ड इन स्टिल पॉन्ड सेंड्स आउट सर्कुलर रिपल, तो जो आप देखें आप जब पत्थर फेंकते हैं पानी के अंदर तो वो जो रिपल्स बन रही हैं वो सर्कुलर शेप में स्प्रेड होती हैं, तो आप देखा होगा कई दफ़ा कि वो स्प्रेड हो रही है बाहर की तरफ जा रही होती हैं। तो अब चूँकि ये सर्कल बन रहा है तो सर्कल का हमें डिफ़ाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसका रेडियस चाहिए होता है, ठीक है, और उसका एरिया फाइंड करते हैं, एरिया को हम नोटेशन दे देंगे। तो हम देखते हैं कि हम इसको कैसे, हम आर कहते हैं, लेट आर इक्वल रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाइप इज एरिया इनक्लोज बाय द रिपल एंड ओके टाइम जो होगा वो टी होगा, यानी टाइम के लिहाज से रिपल आप देखें स्प्रेड आउट हो रही हैं, तो एरिया इंक्रीज़ हो रहा है, रेडियस इंक्रीज़ हो रहा होता है। आपने पत्थर फेंका और वहाँ से आपने देखा कि वो सर्कुलर रिपल्स बनती हैं और वो टाइम के लिहाज से वो मूव करती जाती हैं दूर की तरफ, तो सर्कल भी बड़े होते जाते हैं, सर्कल बड़े हो गए इसका मतलब रेडियस ज़्यादा हो गया, रेडियस ज़्यादा हुआ इसका मतलब एरिया भी बढ़ गया। तो अब देखें अब इसकी रिलेशन किस में, ए और आर में रिलेशन एरिया है, तो हम किस तरह लिख सकते हैं इसको। अच्छा उससे पहले हम इसके देखते हैं जी नॉन और अननोन। हमें क्या गिवन है कि हुज रेडियस इज इंक्रीजेज एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 फीट पर सेकंड, रेडियस इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब डी आर ओवर डी टी इज टू 3, डी आर ओवर डी टी इज टू 3 होगा 3 फीट पर सेकंड। अब फाइंड क्या करना है, How rapidly is the area enclosed by the ripple increases at the end of 10 सेकंड। एरिया हमने ए को डिनोट किया, ए से डिनोट किया एरिया को, तो डी ए ओवर डी टी वैन आर टू 10, जब रेडियस 10 होगा तो उस वक्त उसका एरिया जब वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, ये ना। अब उसका since radius is increasing with a constant rate of 3 feet per second, so after 10 seconds the radius will be 30 feet, यानी 1 सेकंड में जो 1 सेकंड के बाद जो रेडियस कितना होता है 3 फीट है, इंक्रीज हो रहा है, अगले सेकंड में फिर 3 होगा, तो 10 सेकंड्स में रेडियस कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा उसका, ठीक है, रेडियस वो अब 30 यूज़ करना है।
अब आप देखें एरिया का फार्मूला ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर दे दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास आ जाएगा डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर ओवर डी टी। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ रेट्स। अब आप डी ए बाई डी टी एट आर इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 2 पाई आर 30 वैल्यू इसकी लिखेंगे, आर इक्वल 30, और डी आर बाई डी टी कितना है वो 3 है, इसकी वैल्यू ये 3 दे दी, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर दें और आपके पास 180 पाई, चूँकि ये एरिया की यूनिट है फीट स्क्वायर होगी पर सेकंड, क्योंकि रेडियस दिया हुआ फीट में, तो फिर एरिया की यूनिट फीट स्क्वायर पर सेकंड टाइम जो है सेकंड में गिवन है। तो अब एरिया जो इंक्रीज़ हो रहा है 180 पाई फीट स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो आपने देखा कि हमने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो आपने देखा भी होगा कि पानी में पत्थर फेंके रिपल्स प्रोड्यूस होती हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो रिपल्स की वजह से जो सर्कुलर जो बनती हैं रिपल्स, उनका एरिया तो इंक्रीज़ हो रहा है, ऑब्वियसली इनका रेडियस इंक्रीज़ होता है, आप देखना होता है, तो रेडियस इंक्रीज़ हुआ तो एरिया भी इंक्रीज़ होता है। तो हमने ये फाइंड कर लिया कि वो एरिया किस रेट से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो 1 सेकंड में 180 पाई फीट स्क्वायर एरिया इंक्रीज़ होता है, इसका मतलब है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज लेक्चर्स। आई थिंक थोड़ा बहुत टफ हो गया है जो काम रिलेटेड रेट्स वाला है, चेन रूल तक तो बात ठीक थी, रिलेटेड रेट्स है थोड़ा सी टफ बात है, लेकिन इतनी भी नहीं है। अगर आप मेहनत करें और टाइम लगाएंगे तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो एक्सरसाइज से क्वेश्चन के सॉल्व करें, कोशिश करें कि जो पहले ऑड क्वेश्चन है वो सॉल्व करें, क्योंकि उनके आंसर्स आपको एंड पे मिल जाएंगे, और जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपका कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा, तो फिर आप इवन क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।